कविता का संगम है यहाँ सबका सहारा, हर दिल से निकलती है बात, हर मन की पुकार। इस मंच पर होगा सपनों का संसार। तो आइए सुने आज भावनाओं की कहानी, जहाँ पर हर शब्द में बसती है कवि की जिंदगानी। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ यश विश्वकर्मा। बेहद स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। कहते हैं कविता केवल शब्दों का संगम नहीं, यह भावनाओं का प्रवाह होता है जो हमारे हृदय को छू लेता है। कवि वह है जो समाज के हर पहलू को अपनी दृष्टि से देखता है और उसे शब्दों के माध्यम से ही जीवन कर देता है। कविताएं हमें सिखाती हैं, हंसाती हैं, रुलाती हैं और कई बार गहरे सवालों में हमें उलझा देती हैं। आज आप शायरी सुनकर ही और शायराना अंदाज़े से तो समझ गए होंगे कि आज हमारे खबर भारत 360 के स्टूडियो में कवि से हम आपको मुखातिब करा रहे हैं, जिन्हें हम शिक्षक कहें, समाजसेवी कहें या फिर ओजस्वी कवि के नाम से उन्हें बुलाएं। वो प्रतिभा के धनी हैं और बिंद की माटी सतना से ही कवि की धरोहर संभालते हुए नजर आ रहे हैं। बताना चाहेंगे हमारे साथ है दिनेश गुप्ता मरकंद, जो नई कविताओं को प्रेरणा देते हैं। बहुत बहुत स्वागत है खबर भारत 360 में दिनेश जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद यश जी। जी तो दिनेश जी, सबसे पहले यही पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप कवि हैं तो कविता के माध्यम से ही आपका परिचय जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो खबर भारत टीवी चैनल का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बिल्कुल कि आपने एक छोटे से कलमकार को साक्षात्कार के लिए अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद खबर भारत टीवी चैनल। जैसा कि अभी परिचय दिया आपने कि जी एक कवि हूं मैं, तो मैं अपना परिचय कविता की पंक्तियों के माध्यम से ही देना चाहता हूं। बिल्कुल कि नाम है दिनेश मेरा, सरनेम गुप्ता है। जी नाम है दिनेश मेरा, सरनेम गुप्ता है। साहित्य के क्षेत्र में मकरंद भी लगाता हूँ। बिल्कुल साहित्य के क्षेत्र में मकरंद भी लगाता हूँ। और पिता मेरे कृषक हैं, मात मेरी गृहिणी हैं, भ्रात मेरे शिक्षक हैं, बात ये बताता हूँ। भ्रात मेरे शिक्षक हैं, बात ये बताता हूँ। और जन्मभूमि सतना है, कर्मभूमि भोपाल है। जन्मभूमि सतना है, कर्मभूमि भोपाल है। दोनों भूमि के लिए मैं शीश को नवाता हूँ। और हिंदी का मैं बेटा हूँ, साहित्य का साधक हूँ, इसीलिए हिंदी में परिचय सुनाता हूँ। इसीलिए हिंदी में परिचय सुनाता हूँ। जी बिल्कुल। बहुत जी दिनेश जी, आपने बहुत ही अच्छी कविता के माध्यम से आपका संक्षिप्त जो है परिचय दिया है, तो दर्शक भी सुनकर जो है मंत्रमुग्ध हो गए हैं आपकी कविताएं। तो सबसे पहला मेरा यही सवाल रहेगा कि आपको कवि बनने की प्रेरणा जो है कहाँ से मिली, आपका स्ट्रगल कहाँ से शुरू हुआ? जी, कवि बनने की प्रेरणा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं विद्यार्थी था और मैं हाई स्कूल में जब अध्ययन कर रहा था, तो उस स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, स्कूल का नाम था सरस्वती शिक्षा मंदिर हाई स्कूल इटौरा, जो मेरे सतना जिले में ही है। और जो वहाँ के प्राचार्य कहें या गुरुजी कहें या मेरे मार्गदर्शक कहें, जो भी कहें, तो वो खुद एक कवि थे और वो हमें हिंदी पढ़ाते थे। जी तो जब वो हिंदी हमको पढ़ाते थे तो हिंदी के जो कविताएं रहती थी वो बहुत ही मधुर कंठ से, सुमधुर आवाज से उनको गा गा करके पूरे लय और तुक के साथ पढ़ाते थे। बिल्कुल। तो वो भाव, वो आनंद मेरे अंदर उस समय समाता था। और मेरे मन में भी एक कल्पना जगती थी कि काश मैं भी कभी इस तरह गा पाऊं या कविता लिख पाऊं। जी तो बस गुरुजी की प्रेरणा मिलती गई। उन्होंने मुझे एक बार मौका भी दिया था भाषण बोलने के लिए कक्षा 9 में 26 जनवरी के अवसर पर। वो मेरे जीवन का पहला अवसर था जब मैंने हाथ में माइक पकड़ा था। मतलब इसके पहले मैंने माइक टच भी नहीं किया था। स्टेज मेरे सपने से बाहर था। लेकिन मेरे गुरुजी का मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने एक छोटे से गांव से एक ऐसा भाव पैदा किया मेरे अंदर, एक कलमकार को, कि उन्होंने मुझे बोलना सिखाया, कविता का हुनर सिखाया। या यूँ कहें कि जो कविता का बीजारोपण होता है वो मेरे गुरुजी से जल्द जो है एक पंक्ति के माध्यम से आप सुना दें। जी बिल्कुल। मैं वीर रस की कविताएं लिखता हूँ। जी बिल्कुल। और वीर रस श्रृंगार भी लिखता हूँ, वीर रस भी लिखता हूँ। तो मैं हिंदुस्तान के नाम 2 पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ कि हम गाय और गंगा को माँ और माँ को भगवान कहते हैं। जी हम गाय और गंगा को माँ और माँ को भगवान कहते हैं। ऐसी पावन भूमि को हिंदुस्तान कहते हैं। ऐसी पावन भूमि को हिंदुस्तान कहते हैं।
और हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा है कि हम इंसानों से प्रेम तो करते ही हैं, हम पशु पक्षी जानवरों से भी हम प्रेम करते हैं। हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां मछलियों को और चींटियों को आटा खिलाया जाता है और पक्षियों को छत में उनके लिए दाना रखा जाता है। तब मैंने लिखा है कि कृष्ण के मित्र को सुदामा कहते हैं, भारत की झांकी को अभिरामा कहते हैं, और हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जहां बिल्ली को मौसी और चंदा को मामा कहते हैं। जहां बिल्ली को मौसी और चंदा को मामा कहते हैं। जी, आपकी कविताएं सुन के तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी शायराना अंदाज में कुछ कह सकता हूँ। अरे बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्योंकि कवियों की जिंदगी जो है बेहद, एक लेखक की जिंदगी से कई लोग उदाहरण ले सकते हैं, तो कई युवा ऐसे हैं जो इंस्पायर्ड होंगे आपसे और जो है कवि बनना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं बस अपने कवि मित्रों को या जो भी लेखन के क्षेत्र में अग्रसर हैं उनको बस मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि लिखने को एक अपनी हॉबी बना ले, एक कला बनाने, एक शौक बना ले। बिल्कुल। और लिखना क्या है, लिखना कभी खत्म नहीं होना चाहिए। और आपके जो अक्षर है ना, जो आप शब्द लिखोगे वो हमेशा अमर हो जाते हैं। किसी कवि ने कहा है कि शब्द ब्रह्म का रूप होते हैं। जब आप नहीं रहेंगे दुनिया में तब आपके शब्द, आपके अक्षर, आपकी कविताएं, आपकी रचनाएं आपका प्रतिनिधित्व करेंगी और उन रचनाओं के माध्यम से आप हमेशा अमर रहेंगे। तो इस प्रकार शब्दों का बहुत महत्व है। कविताओं को समाज में बदलाव लाने के लिए, समाज में परिवर्तन लाने के लिए कविताएं बहुत फ्रूटफुल होती हैं, बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं। जी बिल्कुल दिनेश जी, आपकी कविताएं जो है बेहद लोगों को जागरूक करने वाली हैं और जन जन तक हम तो ये कहेंगे कि आपकी कविताएं पहुंचो। और आपकी मेहनत और कर्मठ योग्यता से आपने जो है रामचरितमानस का लेखन अपने हाथ से कर दिया है। क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? ये तो मैं भगवान श्री राम की कृपा, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद, बिल्कुल, और भारत माँ का आशीर्वाद ही मानता हूँ कि ये सौभाग्य मेरे हिस्से में आया जी कि रामचरितमानस जो तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस है उसका संपूर्ण हस्तलेखन मैंने किया है जी। और उसको मैंने 61 दिन में लिखा है। मतलब 61 दिन में वो पूरी हुई है लिखने में। 23 अगस्त 2024 से लिखना मैंने प्रारंभ किया था और 24 अक्टूबर 2024 को समाप्त किया है। मैं उसका कवर पेज भी आपको दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल। ये रजिस्टर है जिस पर मैंने संपूर्ण रामचरितमानस को लिखा है और ये उसका कवर पेज है। ये मैंने ही डिजाइन किया है, ये मेरे द्वारा ही हस्तलिखित है और इसके अंदर पूरी संपूर्ण रामचरितमानस का हस्तलेखन मैंने किया है। और ये मैं राम जी का आशीर्वाद ही मानता हूँ, भगवान श्री राम की कृपा ही मानता हूँ कि एक नया काम, एक यूनिक काम मेरे हाथों से करवाया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की कृपा मुझ पर इसी तरह बनी रहे। बिल्कुल। इसके साथ ही अगर बात कर ली जाए दिनेश जी, तो आपने हनुमान चालीसा लिख दिया है, क्योंकि आज कहा जाता है कि कलयुग में सिर्फ हनुमान और माँ दुर्गा ही साक्षात निवास करते हैं, तो भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद लेना बेहद ज़रूरी होता है और आपने भक्तों के लिए हनुमान चालीसा लिख दिया, बेहद बड़ी बात है। जी, मैंने हनुमान चालीसा की तर्ज पे हिंदुस्तान चालीसा लिखा है। ये भाव भी मेरे अंदर अचानक प्रस्फुटित हुआ। जी, मैं एक दिन हनुमान चालीसा पढ़ रहा था तो अचानक मेरे मन में भाव आया कि जब हनुमान चालीसा लिखी जा सकती है तो क्यों ना हिंदुस्तान चालीसा लिखी जाए। तो मैंने कागज उठाया, कलम उठाया और लिखना शुरू कर दिया। और यश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मात्र 3 दिन में मैंने बिल्कुल हिंदुस्तान चालीसा को लिखा है। इस हिंदुस्तान चालीसा में जैसे एक चालीसा की शुरुआत की जाती है, शुरुआत में 2 दोहे मैंने लिखे हैं। जैसे तुलसीदास जी ने लिखे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी। तो उसी प्रकार मैंने भी दोहे से शुरुआत किया है, फिर 40 लाइन का चालीसा लिखा है और फिर उसका समापन भी मैंने दोहे से किया है। और ये सौभाग्य केवल 3 दिन में लिखने का मुझे प्राप्त हुआ है, जिसमें हिंदुस्तान की सारी विशेषताओं को मैंने उजागर किया है। हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान के आध्यात्म को, हिंदुस्तान के कला, विज्ञान, साहित्य, सबको मैंने 40 लाइन में उजागर करने का प्रयास किया है। और मैं आपको बता दूं कि 3 दिन में ही ये हिंदुस्तान चालीसा लोगों द्वारा काफ़ी सराहा गया है, काफ़ी सराहना की जा रही है, काफ़ी पसंद किया जा रहा है। और काफ़ी मेरे शिक्षकों ने तो ये तक बताया कि हम अपने विद्यालय में भी बच्चों द्वारा इसका गायन करवाएंगे।
बिल्कुल दिनेश जी, अगर कही जाए बिंद की बात, तो बिंद से बहुत सारे कवि और बहुत सारे राजनेता निकले हैं, लेकिन किस तरह से आपको लगता होगा, क्योंकि बिंद की धरती से आप कवि की धरोहर संभाल रहे हैं, एक तरीके से जीवन को जो है निर्वाहन कर रहे हैं, और धरोहर को संभालना बेहद बड़ी बात होती है। तो क्योंकि जब लोग आपसे मिलते होंगे तो कहीं ना कहीं प्रेरणा लेते होंगे, किस तरह का माहौल वहाँ पर आपके गाँव में देखने को या फिर आसपास के माहौल देखने को मिलता होगा? जी, मैं सतना मेरा निवास है। तो सतना तो एक तो माँ शारदे देवी मैहर की माँ शारदे देवी की नगरी है जी। और उसी बगल में चित्रकूट धाम है। तो यूँ कहें कि मैं जिस नगर में रहता हूँ वो आध्यात्म का गढ़ है जी। आध्यात्मिक क्षेत्र से घिरा हुआ है, भक्ति वहाँ पर बिखरी हुई है। और मैं एक छोटे से गांव सतना जिले के पड़रौत गांव का निवासी हूँ। और मेरे गांव में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे गांव में कोई साहित्यिक गतिविधियां वैसे नहीं होती हैं। साहित्य के क्षेत्र में मेरा गांव उतना अभी प्रचलित नहीं है, उतना फेमस नहीं है। और ये मैं सरस्वती माँ का ही आशीर्वाद समझता हूँ कि मेरे परिवार में, मेरे वंश में भी, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मेरे वंश में या मेरे परिवार में कोई कवि या साहित्यकार रहा हो। ये तो मैं वीणा पाणी माँ शारदे सरस्वती की कृपा ही समझता हूँ कि उन्होंने मुझे एक छोटा सा प्रसाद, छोटा सा आशीर्वाद दिया, मेरे हाथ में कलम पकड़ाई, कागज पकड़ाया और लिखने के लिए प्रेरित किया। और फिर भोपाल आया, जब मैं अपने कॉलेज के अध्ययन के लिए जब मेरा भोपाल आगमन हुआ तो यहाँ पर छोटी छोटी गोष्ठियों में मेरा जाना हुआ। वहाँ पर जाकर के वरिष्ठ कवियों साहित्यकारों के संपर्क में आया। उन्होंने लिखने का गुर सिखाया, लिखने की कला सिखाई, छंद सिखाए, कविता का मीटर सिखाया, कविता का पैमाना सिखाया। तो बस उनके चरणों में बैठ बैठ करके सीखते गए, निखार आता गया। कवियों का, वरिष्ठ साहित्यकारों का मार्गदर्शन मिलता रहा, उनका उत्साहवर्धन मिलता रहा। और आज जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूँ अपने माता पिता की कृपा से, कवियों साहित्यकारों के आशीर्वाद से और माँ सरस्वती की कृपा से ही सब संभव हो पा रहा है। बिल्कुल दिनेश जी, लगातार आपकी कविताएं जो हैं हमारे खबर भारत 360 के दर्शकों को कहीं ना कहीं प्रेरणा दे रही हैं, और कई लोग जो आपको देख रहे होंगे करोड़ों की तादाद में आपसे इंस्पायर जरूर होंगे। और तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो है कवि के जीवन में किस तरह की जो है बताना चाहेंगे दुर्घटनाएं जो होती रहती हैं, किस तरीके से आप देखते हो? कई बार दुख भी होता हो, क्योंकि स्ट्रगल आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो कवि की जो नए युवा हैं और जो भी कवि बनना चाहते हैं, उनको लेकर क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं, और क्या कुछ कौन से स्ट्रगल सामने आते हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। मैं तो पहले अपने युवा साथियों को जो लिख रहे हैं उनको बस यही संदेश देना चाहता हूँ। मुझे हमारे युग कवि आदरणीय कुमार विश्वास जी की बात याद आ रही है जी, कि हमेशा अगर आप श्रृंगार लिखते हैं तो हमेशा ऐसा श्रृंगार लिखें कि एक पिता अपनी बेटी के सामने उसको सुन सके और एक माँ अपने बेटे के सामने उसको सुन सके। बिल्कुल। यानी आपके श्रृंगार में शुद्धता और पवित्रता झलकनी चाहिए। लेकिन आज की कुछ विसंगतियां भी आ चुकी हैं कवि समाज में, मंचों पर व्यवसायीकरण भी हो रहा है धीरे धीरे मंचों का। आजकल लोग फुहड़ता परोस रहे हैं। बिल्कुल। ऐसी कविताएं चुटकुलेबाजी कर रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनका कविता के साथ कोई तालमेल नहीं है। बस वो अपना अट्रैक्शन बनाने के लिए, जनता के दिलों में राज करने के लिए वो चुटकुले परोस रहे हैं और ऐसी कविताएं सुना रहे हैं या ऐसे व्यंग्य सुना रहे हैं जिनका समाज से कोई वास्ता नहीं है जी। तो मैं बस अपने युवा साथियों को यही संदेश देना चाहता हूं कि स्ट्रगल तो सबके जीवन में होता है, चाहे वो पारिवारिक संघर्ष हो, आर्थिक संघर्ष हो या साहित्यिक संघर्ष हो। अगर मैं आज खबर भारत के चैनल तक पहुंच पाया जी, तो मुझे कोई थाली में इनविटेशन नहीं मिला था कि इनविटेशन मिला हो। इसके पीछे भी मेरा संघर्ष है। बिल्कुल। मैंने भी बस में जो है मैं लिफ्ट ले लेकर के गोष्ठियों में जाता था। मेरे पास अगर कभी ऐसी स्थिति आती थी कि किराए के लिए पैसे नहीं हैं तो मैं लिफ्ट ले लेकर बसों में धक्के खा कर के गोष्ठियों में जाता था, क्योंकि मेरे अंदर एक इच्छा थी कि मुझे सीखना है, मुझे माँ भारती की सेवा करनी है, सरस्वती माँ की सेवा करनी है। तो बस यही संदेश है युवाओं को कि लिखते रहें, लिखते रहें, लिखते रहें, अच्छा लिखें, सुंदर लिखें और समाज के लिए सार्थक लिखें। इस पंक्ति को चरितार्थ करें कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें निहित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। बिल्कुल। तो दिनेश जी, इसके साथ ही आप अगर बात की जाए छिपकली वाले कवि के नाम से आप बेहद प्रसिद्ध हो रहे हैं, तो क्या कुछ इसकी वजह है? कौन सी वो कविता है जो इतनी प्रसिद्ध हो गई है कि आपका नाम ही कवि वाली छिपकली पड़ गया है? ये
ये तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं छिपकली वाले कवि के नाम से लोकप्रिय हो रहा हूँ जी। लेकिन 2-3 बार ऐसा हुआ मेरे साथ हम्म। कि मैं जहाँ भी गोष्ठियों में जाता हूँ या किसी इवेंट में जाता हूँ तो मेरे युवा कवि मेरा संबोधन यही करते हैं कि और छिपकली वाले कवि कैसे हैं आप। तब मुझे पता चला कि मैं तो छिपकली वाले कवि के नाम से मतलब फेमस हो रहा हूँ या लोगों के बीच में जाना जा रहा हूँ। तो इसके पीछे की कहानी बस यही है कि मैंने एक रचना लिखी है, उसको गजल टाइप में है वो रचना जी, सुनाइए। तो उसमें जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए कोई कविता लिखता है तो वो बहुत सारी उपमाएं प्रयोग करता है कि तुम चांद सी हो, बिल्कुल, है ना, फूलों सी हो, तितलियों सी हो, कलियों सी हो। मैंने थोड़ा हट के उसका प्रयोग किया है, एक मैंने नई उपमा दी है, एक नई कल्पना की है जी। तो उस पंक्ति में मैंने उसको छिपकली से संबोधित किया है। अब छिपकली से संबोधित करना थोड़ा सा विसंगतिपूर्ण लगता होगा लेकिन जब आप उस पंक्ति को महसूस करेंगे और उस पंक्ति की पिछली वाली लाइन को जब देखेंगे तो वो छिपकली की जो उपमा देना भी वो तर्क संगत महसूस हुई है, वो सिद्ध हुई है। मैं वो 2-3 पंक्तियां आपको सुनाई दे रहा हूँ कि मैंने छिपकली शब्द का प्रयोग कैसे किया है कि तुम तुलसी की चौपाई हो, तुम गिरिधर की कुंडली सी हो, तुम तुलसी की चौपाई हो, तुम गिरिधर की कुंडली सी हो, सुबह का अर्चन शाम का वंदन, गिरिधर की कुंडली सी हो, बिल्कुल, सुबह का अर्चन शाम का वंदन, गिरिधर की कुंडली सी हो। और मन की दिल की दीवारों पर क्यों तुम शांत भाव से चिपकी रहती जी। दिल की दीवारों पर तुम क्यों शांत भाव से चिपकी रहती, क्या तुम छोटी नन्ही प्यारी कोई एक छिपकली सी हो, बिल्कुल, क्या तुम छोटी नन्ही प्यारी कोई एक छिपकली सी हो। तो इस प्रकार मैंने छिपकली शब्द का प्रयोग किया इस रचना में और मेरे युवा साथी कवि लोग मुझे छिपकली वाले कवि के नाम से तभी से दिनेश जी, जानने लगे। आपकी कविताएं सुन के तो हम आपको भी छिपकली वाली कवि बुलाएंगे तो जी बिल्कुल। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, कहा जाता है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे अपने परिवार का हाथ होता है, तो परिवार का सपोर्ट कितना आपको मिला? क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमें किसी फील्ड में जाना होता है लेकिन हमारे परिवार वाले बोलते हैं कि हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, लेकिन आप कवि बन रहे हैं तो काफ़ी स्ट्रगल्स में देखने को मिला है। परिवार का कितना सपोर्ट आपको रहा है? निस्संदेह रूप से किसी भी बच्चे के लिए उसके माँ बाप और उसकी फैमिली का योगदान तो बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो मैं सबसे पहला योगदान तो अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने भैया भाभी को ही देना चाहूँगा। उन्होंने मुझे हर जगह हर एक मोड़ पर मोटिवेट किया है, मेरा उत्साह वर्धन किया है, लिखने की प्रेरणा दिया है। मेरे पिताजी जो पढ़ने के बहुत शौकीन हैं, कविता पढ़ने के, बुक पढ़ने के बहुत शौकीन हैं, वो मेरी एक पहली पुस्तक मेरी प्रकाशित हुई है जिसका नाम है मुझे कुछ आज कहना है जी। मेरे पिताजी और मम्मी ने कम से कम 4-5 बार उस पुस्तक को पढ़ डाली है। तो बेशक मतलब एक साहित्यिक जो वातावरण है वो मेरे घर में विकसित है। तो परिवार से मुझे ये प्रेरणा मिली, मेरे गांव वालों ने मुझे प्रेरणा दी, गांव वाले मुझे मोटिवेट करते हैं, तारीफ करते हैं, मेरा उत्साह वर्धन करते हैं, मेरे पड़ोसी लोग मेरा उत्साह वर्धन करते हैं। तो इस प्रकार परिवार, गांव, पड़ोसी, शहर जी और भोपाल, अब तो मध्य प्रदेश के शहरों में भी जैसे आना जाना लगा रहता है, हम कवियों में जाते हैं सम्मेलनों में, तो नए तरह के लोग, नए तरह के कवि मिलते रहते हैं और वो हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं और हमारा कारवां आगे बढ़ता रहता है। बिल्कुल। तो दिनेश जी, आप जैसे बीर रस के कवि मारे जाते हैं, आपकी पंक्तियां जो है बीर रस की होती हैं, तो कोई ना एक छोटी सी लाइन बीर रस के लिए हो जाए हमारे दर्शकों के लिए? बिल्कुल। मैंने अपने देश के नाम एक गीत लिखा है, उस गीत का शीर्षक ही है विश्व शिरोमणि हिंदुस्तान। तो उसकी जी कुछ पंक्तियां मैं सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल। कि देश के दीवाने हैं तो फिर दिल में यह अरमान रहे, देश के दीवाने हैं तो फिर दिल में यह अरमान रहे, जी इस जगती में विश्व शिरोमणि अपना हिंदुस्तान रहे। बिल्कुल। इस धरती में विश्व शिरोमणि अपना हिंदुस्तान रहे। और क्यों, हमारे देश की क्या विशेषता है कि वेदों की यह पुण्य भूमि है, वीरों की यह जननी है, स्वर्ग लोक से बहकर आई गंगा की अवतरणी है, स्वर्ग लोक से बहकर आई गंगा की अवतरणी है। और ऋषि मुनियों की तपोभूमि, गुंजित संतों की वाणी है, गोविंद की गीता को देखो वो कितनी कल्याणी है, गोविंद की गीता को देखो वो कितनी कल्याणी है। और कालिंदी के तट पर कान्हा की बंशी का तान रहे,
कालिंदी के तट पर कान्हा की बंशी का तान रहे, इस जगती में विश्व शिरोमणि मेरा हिंदुस्तान रहे, इस जगती में विश्व शिरोमणि मेरा हिंदुस्तान रहे। लेकिन ऐसे विश्व शिरोमणि हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया भी कहलाता है, जो विश्व गुरु कहलाता है, ऐसे देश के साथ भी कुछ लोग हैं जो गद्दारी करते हैं जी। तो उन लोगों के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं पंक्तियों के माध्यम से कि करे जो अनीति व अन्याय इस देश से तो तुरंत ही भंडा उनका फोड़ देना चाहिए, और दो दिलों का प्रेम सूत टूट गया हो तो बंधु तुरंत ही गांठ उनकी जोड़ देना चाहिए, और भारत के वासी हैं तो भारती की आरती में नित निज हस्तों को जोड़ लेना चाहिए, और नंच मात्र प्रेम नहीं जिन्हें इस भारत से उन्हें इस देश को ही छोड़ देना चाहिए, उन्हें इस देश को ही छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल दिनेश जी, बहुत खूब आपने कविताओं के माध्यम से पूरे बीट रस से हमें भर दिया है। और इसके साथ अगर बात की जाए, आपकी स्ट्रगल की बात हो गई है और इसके साथ जनता को भी नई जागरूक करने वाली जो कविताएं सुनने को मिली है, तो वही अब बात कर लेते हैं। आप कई जो है आपको भाषा को लेकर ही, आपकी कविताओं को लेकर कौन कौन से जो है आपको पुरस्कार मिले हैं, और अभी 23 तारीख को हमने सुना है कोई पुस्तकों का विमोचन होने वाला है, उसके बारे में जरा जी। मैं खबर भारत के माध्यम से एक सूचना देना चाहता हूं कि 23 दिसंबर को मैं एक शिक्षक हूं GVN द ग्लोबल स्कूल भोपाल में, तो 23 दिसंबर को विद्यालय अपना वार्षिक उत्सव समारोह मना रहा है। उसी समारोह में मेरी दूसरी पुस्तक जो है, जिसका नाम है रवि और कवि का प्रताप, उस पुस्तक का विमोचन होने जा रहा है। और पहली पुस्तक जो है मेरी मुझे कुछ आज कहना है, वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अनुदित है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चयनित है। मध्य प्रदेश हर साल पुस्तकों का चयन करती है और फिर उनको अनुदान प्रदान करती है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश के 40 कवियों में मेरी पुस्तक, मेरी पांडुलिपि का चयन किया गया, और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 20,000 रुपए की राशि मुझे उस पुस्तक प्रकाशन के लिए प्रदान की गई थी। बिल्कुल दिनेश जी, तो बताना चाहेंगे जो भी आपकी पुस्तक विमोचन हो रही है, आपको उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आज हमारे आप स्टूडियो में आए और जनता को भी बहुत अच्छा संदेश दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद खबर भारत चैनल का। जी, बताना चाहेंगे पिथरौड गांव के कवि दिनेश गुप्ता मकरंद जो है बीर रस और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं, और जनता तक ही अपनी कवि के माध्यम से ही, अपनी कविताओं के माध्यम से ही लोगों को पहुंचा रहे हैं। तो खास मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।